थर्ड फॉल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वीक 7 लेक्चर 2। और इसमें हम जो है ना डिस्कस करेंगे फीडबैक एंड असेसमेंट टूल्स। फिर असेसमेंट टूल्स के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो है ना स्टूडेंट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से बनाएं। अगर सपोज करें वहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि भाई 2 से 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाए स्टूडेंट्स के, या 2 से 3 क्वेश्चन बनाए अप्लाइंग लेवल के, एनालाइजिंग लेवल के, तो वो फिर आप किस तरीके से बनाएंगे। हमने ऑलरेडी ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी जो है ना डिस्कस की है बहुत अच्छे से। उसमें हमने क्वेश्चंस भी किए थे, रुब्रिक्स भी बनाए थे कुछ, यानी एक क्राइटेरिया के हिसाब से। लेकिन फिर भी हम थोड़ा टच यहाँ भी दे देंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। तो वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम आपकी सलाम। वॉइस बहुत स्लो जा रही है सर। मेरी वॉइस स्लो आ रही है अब? जी। हम आप सर क्लियर है। नेटवर्क इशू होगा। स्लो आ रही उनके है, पास। क्लियर है पर मैं स्लो है। चलें ठीक है, थोड़ा स्लो बोल भी रहा था तो नो इशू, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसको, फीडबैक को। फीडबैक क्या है? फीडबैक एक हेल्पफुल इंफॉर्मेशन होती है जो आप जो है ना खुद से रिफ्लेक्ट करके भी लेते हैं, हेल्पफुल इंफॉर्मेशन, या कोई क्रिटिसिज्म या ये हेल्पफुल इंफॉर्मेशन किसी कुलीग से भी मिलती है, किसी टीचर से भी मिलती है, किसी फ्रेंड से भी मिलती है हमें। ठीक है, वो फीडबैक देता है, गाइड करता है। या फिर आप एज अ टीचर बच्चों को फीडबैक देते हैं, बच्चों को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या क्रिटिसिज्म करते हैं। उसका मेन रीजन इस फीडबैक का मकसद जो होता है वो इम्प्रूव द परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, ताकि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। एक्चुअली ये जो है ना ब्रिज है दैट कनेक्ट्स करती है किसमें, जो करंट परफॉर्मेंस है एंड जो फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट नीडेड है ना, उसके बीच में एक ब्रिज है जो फीडबैक के थ्रू जो है ना इम्प्रूवमेंट आती है। सपोज करें कोई बच्चे ने काम किया, कोई असेसमेंट की आपने, या आपने कोई कोई चीज़ पढ़ाई, तो फिर आपको कोई दूसरा टीचर ऑब्जर्व कर रहा है, या आप एज अ टीचर बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे कोई हेल्पफुल इंफॉर्मेशन या क्रिटिसिज्म देते हैं परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसको फीडबैक कहते हैं। सो एक्चुअली फीडबैक क्या करता है, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है एंड ओवरऑल जो है ना लर्निंग सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए भी फीडबैक की जरूरत होती है। ये इट्स ओवरऑल पैराग्राफ। ये इनमें से पॉइंट निकालिए कि ये इंफॉर्मेशन है या क्रिटिसिज्म है। ठीक है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए दी जाती है या कोई प्रोडक्ट को। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे द ट्रांसमिशन ऑफ इवैल्यूएशन और करेक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट एन एक्शन। ये जो इंफॉर्मेशन है वो किसी एक्शन के बारे में हो सकती है, किसी इवेंट के बारे में, प्रोसेस के बारे में, या ओवरऑल लर्निंग के बारे में, या बिहेवियर के बारे में भी हो सकती है। तो आप फीडबैक जो देते हैं वो ज़रूरी नहीं आपने जो लर्निंग या कोई क्विज या असेसमेंट कराई है उसके बारे में हो, तो ओवरऑल आप जो ऑब्जर्व करते हैं उसके बारे में भी होती है। कोई इवेंट है, कोई प्रोसेस है, कोई लर्निंग एक्शन है, या ओवरऑल बिहेवियर पे भी जो है फीडबैक दिया जाता है। सो फीडबैक एज ए एन एसेंशियल रोल इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस एंड ओवरऑल इन जो है ना इन इंडिविजुअल लाइव्स। सो कुछ इफेक्टिव फीडबैक की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि फीडबैक किस तरीके से होना चाहिए। कोशिश करें जो ना फीडबैक जो है स्पेसिफिक हो एंड टू द पॉइंट हो एंड परफॉर्मेंस बेस्ड हो। जो चीज़ या जिस टॉपिक के बारे में या जिस इवेंट के या प्रोसेस के बारे में फीडबैक दे रहे हैं उसी से रिलेटेड हो। ये कोशिश करें डिस्क्रिप्टिव हो, लेबल ना करें बच्चों को, जनरली डिस्क्राइब करें फीडबैक। ऐसा ना हो कि बच्चों को लेबल कर दें कि आपको कुछ आ ही नहीं रहा, या आप जो है ना निकम्मे स्टूडेंट हैं, इस तरीके के जो है ना लेबलिंग या इस तरीके का फीडबैक नहीं देना। फीडबैक एक डिस्क्रिप्टिव देना है कि बिल्कुल आपने इस तरीके से बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन इसको इस तरीके से फर्दर हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एक इसके लिए सेंटेंस भी यूज होता है कि तनकीद बराए जो है ना इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। क्योंकि फीडबैक एज एन क्रिटिसिज्म भी यूज होता है, तो वो क्रिटिसिज्म और फार जो है ना इस्लाह होनी चाहिए, ताकि वो बच्चों की जो है ना बच्चे खुद को इम्प्रूव करें, या जिसको आप दे रहे हैं फीडबैक वो खुद को इम्प्रूव करे। ऐसा ना हो कि वो लेबल फील कर ले कि आप उसको डम बोल रहे हैं, या आप इसको इस तरीके से समझ रहे हैं कि उनको चीज़ें नहीं आ रही, तो इस तरीके का फीडबैक नहीं होना चाहिए। इट फोकसेज ऑन बिहेवियर, ठीक है, एंड नॉट द लर्नर। ये बिहेवियर पे फोकस करता है फीडबैक मोस्ट ऑफ द टाइम, लर्नर पे फोकस नहीं करता कि लर्नर क्या कर रहा है, लेकिन लर्नर का जो बिहेवियर है या जो बिहेवियर चल रहा है उस पे फोकस होता है। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, रिपीटेड इफ पॉसिबल। ये ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पे होती है फीडबैक मोस्ट ऑफ द टाइम।
और ये फीडबैक जो होती है ना, अगर रिपीट भी की जाती है कभी कभी, ये बार बार भी फीडबैक देना पड़ता है। तो इट बैलेंसेज नेगेटिव एंड पॉजिटिव कमेंट्स। अच्छा, इसमें कोशिश करें बैलेंस होना चाहिए। ऐसा ना है कि सिर्फ ही जो है ना आप नेगेटिव कमेंट दे दें कि ये भी इम्प्रूव करें, ये भी इम्प्रूव करें ना। और सबसे अच्छी फीडबैक की सबसे अच्छी जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि आप पॉजिटिव से स्टार्ट करें। अगर बच्चे को क्रिटिसाइज ही करना है, उसको इम्प्रूव के लिए कुछ करना है ना, लेकिन उसको पहले कहें कि ये जो आपने काम किया ये बहुत अच्छा था, इस आपने ये जो पॉइंट यूज की ये बहुत अच्छी पॉइंट थी, या इस तरीके से जो आपने लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन इसको फर्दर हम इस तरीके से जो है ना इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक दिस आपने बच्चे को गाइड करना है, या अपने फ्रेंड को या किसी कोलीग को अगर फीडबैक दे रहे हैं। ठीक है। ये फीडबैक जनरल है, क्योंकि जरूरी नहीं है फोकस हो क्वेश्चन का वहाँ पे कि बच्चे के फीडबैक के लिए क्यों जरूरी है। ये भी आ सकता है कि आप अगर कुलीग को फीडबैक दे रहे हैं तो उसके लिए आपको कौन सी करेक्टरिस्टिक्स जो है ना आपके माइंड में रखनी चाहिए, ताकि एक अच्छा फीडबैक और डिस्क्रिप्टिव फीडबैक दें, ताकि वो लेबल्ड ना हो जाए बल्कि डिस्क्रिप्टिव हो और खुद को इम्प्रूव करे। सो इट इज़ वेल टाइम्ड। ये किसी स्पेसिफिक टाइम पे हो, टाइम के हिसाब से हो। ऐसा ना हो कि फीडबैक कोई इवेंट दूसरा हुआ है और फिर उसी इवेंट के बाद आप जो फीडबैक दे रहे हैं वो किसी और चीज़ का दे रहे हैं। तो ये वेल टाइम्ड होना चाहिए, जिस टाइम पे या जो चीज़ हो रही है उसके हिसाब से हो रही है, और जो कॉमन गोल्स हैं उससे अटैच्ड हो, उससे एंकर्ड हो और फोकस्ड हो। फॉर एग्जांपल द लर्नर्स वोकेबलरी, सपोज करें बच्चे की वोकेबलरी अच्छी नहीं है और उस पर आप फीडबैक दे रहे हैं, तो वोकेबलरी से रिलेटेड हो, वोकेबलरी से ही बच्चे को बताएं कि किस तरीके से वो खुद को इम्प्रूव कर सकता है। कुछ जनरल जो है ना करेक्टरिस्टिक्स ये भी हैं कि ट्रस्ट, ऑनेस्टी एंड कंसर्न के हिसाब से फीडबैक दिया जाए। ठीक है, बिल्कुल ऑनेस्ट होकर फीडबैक दिया जाए। और ये अगर नेगेटिव है फीडबैक, सपोज करें कोई गलत फीडबैक है, नेगेटिव है, तो वो कोशिश करें प्राइवेट में दें बच्चों को, डायरेक्ट सबके सामने नहीं दें कि आप इस तरीके से करें, ये आपने बहुत गलत किया। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो जो है ना नेगेटिवली फीडबैक होती हैं, तो उनको जो है ना प्राइवेट में डिस्कस किया जाए। ये फीडबैक जो है रेगुलर पार्ट ऑफ टीचिंग होता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन नहीं है बल्कि ओवरऑल पार्ट ऑफ द टीचिंग है, टीचिंग एंड लर्निंग में चल रहा होता है। ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पे, आप असेसमेंट्स के बेस पे, टेस्ट के बेसिस पे जो है फीडबैक दे रहे होते हैं। तो ये रेगुलर पार्ट ऑफ द टीचिंग है। ये फॉलोअप है एंड टू वे कम्युनिकेशन है। इसमें ऐसा नहीं है कि जस्ट वन वे है, टीचर को ही फीडबैक देना है, लेकिन इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि टीचर का भी रोल है उसमें, स्टूडेंट्स का भी रोल है, दोनों का है, यानी लिसनर का भी रोल है और जो यानी जो गाइड कर रहा है या जो फीडबैक दे रहा है उस दोनों का रोल है। और उन दोनों की आपस में जो है म्यूचुअल ट्रस्ट होना और म्यूचुअल कनेक्शन होना, इंटरेक्शन होना लाजमी है। दीज आर सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव फीडबैक या जनरल फीडबैक। सो टाइप्स ऑफ फीडबैक कैसे हैं, जैसे यहाँ पे देखें तो हमने डिस्कस किया कि ये डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, लेबलिंग नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से यानी एक टाइप डिस्क्रिप्टिव भी है। तो टाइप्स ऑफ फीडबैक, एक डिस्क्रिप्टिव फीडबैक है। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक क्या कहता है, ये जनरल स्पेसिफिक डायरेक्शन देता है इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, ये मोस्ट इफेक्टिव जो है ना फीडबैक भी समझा जाता है या माना जाता है एजुकेशन में, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में या इंस्टीट्यूशंस में, कि फीडबैक जो है ना डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए और इम्प्रूवमेंट्स के लिए जो डायरेक्शन देता है कि इन चीज़ों में आप इम्प्रूव करें। जहाँ पे लेक कर रहे होते हैं बच्चे, उन रिलेटेड टू उसी जो है ना डायरेक्शन दिया जाता है कि इस चीज़ को आप इम्प्रूव करें। दूसरा इवाल्युएटिव फीडबैक भी होता है। इवाल्युएटिव लफ्ज को देखें तो इसमें इवाल्युएशन है, ठीक है, इवाल्युएट है, कोई जज वगैरह किया जा रहा है, ठीक है, या कोई डिसीजन वगैरह लिया जाएगा। तो इसमें फोकस होता है समराइजेज अचीवमेंट्स विद स्कोर और ग्रेड। इसमें जो अचीवमेंट्स हैं उसको जो है ना समराइज किया जाता है स्कोर के साथ या ग्रेड के साथ। सो इस ये कोई यानी खास तौर पे गाइड नहीं कर रहा होता इम्प्रूवमेंट के लिए, लेकिन समराइज कर रहा होता है ओवरऑल, और गैप बता रहा होता है कि यहाँ पे जो है ना आपने इतना स्कोर लिया है ये, और ये इतना स्कोर लिया है। तो इसका फोकस इम्प्रूवमेंट नहीं होता, जनरल इवाल्युएशन होता है कि आपने इतने स्कोर लिए हैं या नहीं लिए। देन मोटिवेशनल है, ये इनकरेज करता है एंड सपोर्ट करता है लर्नर को। ठीक है, ये ओवरऑल बूस्ट करता है बच्चे का मॉरल है। ठीक है, बट इसमें जो है ना गाइडेंस की लेक होती है, अल्दो इट इट इनकरेजेज एंड सपोर्ट्स। ठीक है, बट इसमें गाइडेंस नहीं होती, क्योंकि ये टाइप ऑफ फीडबैक होता है ओवरऑल आप गाइड नहीं कर रहे, जनरली आप फीडबैक दे रहे होते हैं। सो ये ओरल वर्सेस रिटन भी होता है। ठीक है, ओरल जो है इमीडिएट है, सामने ही बाय फेस आपने कह दिया सामने ही। ठीक है, रिटन जो है ना ज़्यादातर डिटेल्ड फीडबैक जो है ना माना जाता है जो रिटन है।
क्योंकि वो आप राइट करके अच्छे तरीके से लिख कर किसी को भेजते हैं कि आप में ये चीज़ें हैं, इनको इस तरीके से जो है ना कवर किया जा सकता है। देन नेगेटिव फीडबैक फेल्स टू गाइड द स्टूडेंट। अच्छा, नेगेटिव फीडबैक जो होता है ना, जब आप फीडबैक अच्छे से नहीं देते या नेगेटिव फीडबैक होता है तो फिर वो सही से स्टूडेंट्स को गाइड नहीं कर सकता। और फिर अगर गाइड नहीं हो पाएगा तो फिर जो है इम्प्रूवमेंट्स नहीं आएंगी। तो इसलिए आप कोशिश करें पॉजिटिव फीडबैक को जो है ना फॉलो करें, क्योंकि वो क्लियरली गाइड करता है स्टूडेंट को और इम्प्रूवमेंट पे फोकस होता है और कोई कन्फ्यूजन वगैरह नहीं होती। सो दीज आर जनरल टाइप्स ऑफ फीडबैक। ओवरऑल फोकस फीडबैक के टाइप्स जो नहीं आएगा, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक ही फोकस रहता है हमेशा टीचिंग या लर्निंग प्रोसेस में। एंड देन वाई फीडबैक, कोई बताएगा फीडबैक क्यों जरूरी है? कुछ पॉइंट्स हमने जनरली डिस्कस भी कर लिए हैं। एनी वन अमंग यू? जी सर। जी सर। जी सर फीडबैक जो है वो इसलिए लाजमी है कि जो भी ओवरऑल प्रोसेस कंडक्ट हो रहा है क्लास में किसी भी सब्जेक्ट का, तो जी जी। इससे ये है कि टीचर को अपने टीचिंग का भी पता चलता है और स्टूडेंट की लर्निंग का भी पता चलता है। जब टीचर फीडबैक लेगा तो उससे ये समझेगा कि मेरी टीचिंग जो है वो कितनी सक्सेसफुल हुई है और स्टूडेंट्स की लर्निंग कितनी सक्सेसफुल हुई है। तो उसी के ही बेस पे जो है ना वो अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करेगा, टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करेगा और स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव करेगा। अच्छा, तो ये कुछ डू यू बेनिफिट है। थिंक कि लाजमी है कि फीडबैक दूसरा ही दे या खुद भी फीडबैक खुद को दे सकते हैं? बिल्कुल खुद भी दे सकता है अपने आप को अच्छा। अच्छा, आप में रिफ्लेक्ट से फीडबैक। जी, जी। आप में से कोई बताएगा कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होती है? यस सायरा, वेरी गुड। फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग के लिए फीडबैक जरूरी है। कोई बताए रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होती है, और कभी रिफ्लेक्टिव टीचिंग की है प्रैक्टिस? सर रिफ्लेक्टिव टीचिंग का मेरे ख्याल से मकसद यही है कि अपने आप अपनी टीचिंग को देखना, मतलब खुद टीचिंग करके अपनी टीचिंग को ऑब्जर्व करके उसमें देखना कि कितनी मेरी टीचिंग जो है वो बेहतर है और कितना उसको बेहतर करना चाहिए। आई थिंक सो। यस, एनीवन एल्स? Reflective teaching means to know about your own teaching style. Very good. But how to know that teaching style? अपना जायजा करना, अपने आप को इम्प्रूव करना। ठीक है। सर सर आई फॉर थिंक एग्जाम्पल, यस यस। हु कैन स्पीक सर सर? आई थिंक रिफ्लेक्टिव टीचिंग के अंदर सबसे पहले तो जो हमारा पार्टनर होता है वो पहले तो ऑब्जर्व करता है, उसके बाद हमें वो फीडबैक देता है। फिर अगेन जब हम अपने जो इन्स एंड आउट्स हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, वो जब हमें पता चल जाती हैं, उसके बाद हम उन पर काम करके फिर जब हम टीचिंग करते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव टीचिंग फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, यस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी जी, एनीवन एल्स? सर सेम लाइक जैसे अभी आपने फीडबैक का बताया, तो ये भी जी। रिफ्लेक्टिव हुआ ना कि लाइक फॉर एग्जांपल हमने जो भी अपना लेक्चर डिलीवर किया है, आफ्टर दैट जो हम फीडबैक स्टूडेंट से ले रहे हैं, तो हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि लाइक हमने जो उनको वो इनपुट दिया है उसका क्या आउटपुट और क्या रिजल्ट मिला है, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। यस, सब सही है अपने हिसाब से, लेकिन रिफ्लेक्टिव टीचिंग का मतलब यह है कि जो आपने टीचिंग की है या जो आप चीज़ पढ़ा कर आए हैं, उसी टीचिंग पे रिफ्लेक्ट करना कि आप कहाँ पे लैग कर रहे थे, कहाँ पे आपने अच्छा परफॉर्म किया, फर्दर किस तरीके से उसको आप इम्प्रूव करें, यानी उस पर खुद ही टीचिंग कर रिफ्लेक्ट करें तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग होगी। खुद ही रिफ्लेक्ट करना है, इसमें दूसरे का फीडबैक नहीं है। वो दूसरा अगर फीडबैक देगा तो फिर उस फीडबैक पे भी आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो रिफ्लेक्टिव टीचिंग नहीं होगी क्योंकि वो दूसरे का फीडबैक है। लेकिन जब आप खुद अपनी टीचिंग पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी सही गई आपके क्लास में, कौन सा एसएलओ सही अचीव हुआ, और किस तरीके से फर्दर आप क्लास को एंगेज कर सकते हैं, आज कौन सी जो है न कहाँ पे आपने लैग किया, सपोज के बच्चे ने जो है क्लास में जो है ना डिसरप्टिव बिहेवियर शो किया तो आपने उसको किस तरीके से हैंडल किया, या आप फिर उस पर सोचते हैं कि अब आगे मैं किस तरीके से ऐसे बिहेवियर को हैंडल करूं। तो इस तरीके की जो थिंकिंग है ऑन योर टीचिंग, दैट इज एक्चुअली अ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग एक अच्छा टूल होता है खुद की टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए। आई मिस्ड दैट स्लाइड क्योंकि मैं अभी यहाँ से गुजर रहा था फीडबैक से, तो मुझे ये याद आया, तो मैंने सोचा आई शुड डिस्कस देयर। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग एक अहम टॉपिक भी है और मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्कस भी होता रहता है। और आई थिंक प्रीवियस ईयर जो एग्जाम था उसी में कहीं पे एक ऐसी पॉइंट थी रिफ्लेक्टिव टीचिंग की।
कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग का क्या रोल है, या इस तरीके का, या कहीं पे ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है तो इस वजह से याद आ रहा है। तो रिफ्लेक्टिव सर टीचिंग को लाजमी देखें। रिफ्लेक्टिव सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर रिफ्लेक्टिव टीचिंग के अंदर हम शॉर्ट कमिंग्स लिख रहे हैं, उसमें सारा कुछ जो हमें थ्रू आउट ड्यूरिंग द क्लास हम जिस वे से गुजरे हैं वो जी जी। सारा हम लिख रहे हैं, या फिर हम किसी को बता रहे हैं? नहीं नहीं, अब रिफ्लेक्टिव टीचिंग ऐसा है क्या ना, देखें सपोज करें आपने टीचिंग की तो कोई चीज़ उसमें अच्छी हुई होगी, कोई चीज़ ऐसी होगी जिसमें इम्प्रूवमेंट्स नीडेड होंगी ना। तो वो ओवरऑल जो आप थिंक कर रहे हैं और फिर सोच रहे हैं किस तरीके से इम्प्रूव करें, वो नो मैटर आप पॉइंट्स में लिख रहे हैं, आप जनरल थॉट यानी थॉट प्रोवोकिंग कर रहे हैं, खुद सोच रहे हैं या किसी से शेयर भी कर रहे हैं और फिर उससे एडवाइस ले रहे हैं कि मैंने ये चीज़ की है, अब ये कर रहा हूँ, आप इसको कैसे सोचते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसका फोकस खुद टीचर होता है, इंडिविजुअल जो होता है। तो ये है कि क्या सही गया, क्या जो है इम्प्रूव करना चाहिए अपनी टीचिंग में जो हुई है। तो इसको हम रिफ्लेक्टिव टीचिंग कहते हैं, ओवरऑल अपनी ही अच्छा टीचिंग सर, पे। एक जी जी। लेसन लेसन प्लान का जो लास्ट का जो पार्ट होता है उसमें हम रिफ्लेक्शन लिखते हैं, तो वो भी आई थिंक सिमिलर ही है। दैट्स ग्रेट। जो रिफ्लेक्शन आप लिख रहे होते हैं आप अपनी टीचिंग में, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स में ये फॉलो किया जाता है कि आप अपनी टीचिंग पे जो है ना रिफ्लेक्शन लिखें कि क्या इंप्रूवमेंट्स नीडेड थी, लेसन प्लान सही गया या नहीं गया। तो ये रिफ्लेक्टिव टीचिंग का पार्ट ही है। सर ओके सर, तो ओके। हमें कैसे, हमें अपना फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन कैसे मिलेगा? थ्रू फीडबैक ही ना? फॉर एग्जांपल हमने जो भी न्यू स्ट्रैटेजी यूज की है क्लासरूम में, तो आफ्टर दैट हमें कैसे पता लगे कि वो कितनी हेल्पफुल गई है या उसमें कहाँ कहाँ हम लैग कर रहे हैं? अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं कि आप दूसरों से फीडबैक लें, जब खुद आप बैठ के सोचते हैं ना कि आज मैंने ये पढ़ा है और ये चीज़ें मुझे जी। करनी थी और सब चीज़ें मैं नहीं कर पाई, सपोज करें सब चीज़ें हुई तो कौन सी चीज़ अच्छी हुई, कौन सी एक्टिविटी अच्छी गई, कौन सी नहीं गई, और फिर खुद ही उस पर सोचते हैं इम्प्रूव करने के लिए, तो इसको इसके लिए इसको रिफ्लेक्टिव टीचिंग कहते हैं। ठीक है। सर। और अगर सर हम उसको फॉर्मेटिव को इसमें लेकर आए, फॉर्मेटिव असेसमेंट को, क्योंकि वो भी तो असेसमेंट फॉर लर्न ऑफ लर्निंग होता है ना? हाँ, फॉर्मेटिव असेसमेंट को आप जो है ना एज असेसमेंट एज अ फीडबैक आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैंने ये असेसमेंट करवाई थी तो ये सही गई थी, इसमें कौन सी लर्निंग हुई थी बच्चों की, जी, एक्सेट्रा वगैरह। क्योंकि वो चलेंगे। भी फॉर इम्प्रूवमेंट होती है। हाँ वो इम्प्रूवमेंट है, पर बट वो फॉर द इम्प्रूवमेंट आप जो है ना आपकी टीचिंग एक्टिविटी है एंड स्टूडेंट्स की लर्निंग है आल्सो। ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्टिव टीचिंग का जो है जी। ना फोकस आपकी टीचिंग इम्प्रूव करने के लिए होता है, ताकि बच्चों की लर्निंग इम्प्रूव हो। टीचिंग का भी फोकस तो इम्प्रूवमेंट ही होता है ना। ओके सर, गॉट ओके, इट। सो वाई थैंक यू। फीडबैक। फीडबैक क्यों जरूरी है? फीडबैक जो है ना एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी होता है, उसमें इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी हो सकती है। ठीक है। एंड देन व्हेन स्टूडेंट्स फील इनर डिजायर टू वर्क हार्ड एंड इट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अच्छा, जब बच्चों को जो है ना खुद की डिजायर हो कि वो खुद हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो इसको जो है ना इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जाता है। फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, कोई रिवार्ड वगैरह दे के भी आप जो है ना, या कोई प्रेज के लिए भी जो है ना फीडबैक लेते हैं। तो फीडबैक सर कभी कभी सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी होता है और सोर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट भी होता है, जिसके थ्रू बच्चे इम्प्रूव करते हैं, इसलिए भी फीडबैक ज़रूरी है। क्योंकि स्टूडेंट्स टेक फीडबैक एज एन एक्सटर्नल सोर्स, लाइक जो है ना कोई काम करने के लिए उनको जो है ना एज एक्सटर्नल सोर्स फीडबैक को लेते हैं, तो उसको एक्सटेंसिव मोटिवेशन कहते हैं। जनरली अगर इसको देखें कि एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है फीडबैक। ठीक है। Feedback helps both intrinsic and extrinsic motivation strategies to motivate the students towards getting good grades। फीडबैक का ये भी एक बहुत अच्छा रोल है कि फीडबैक के थ्रू आप मोटिवेट करते हैं बच्चों को, ताकि वो अच्छे ग्रेड्स खुद को इम्प्रूव कर सकें। सो मोटिवेशन असल में इसका यहाँ पे मोटिवेशन का जो फोकस है वो ये है कि रीजन अंडरलाइंग द बिहेवियर, जो बिहेवियर हुआ है या जो हो रहा है उसके लिए जो है मोटिवेशन देना कि इस बिहेवियर को किस तरीके से इम्प्रूव करना है। ठीक है। मोटिवेशन यहाँ पे फोकस ये नहीं है कि जो जनरल टाइप ऑफ मोटिवेशन हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे मोटिवेशन वो है कि उस बिहेवियर को जो है ना फर्दर स्ट्रेंथन करना, फीडबैक के थ्रू उसको इम्प्रूवमेंट करना। तो इसके लिए जो है ना फीडबैक हम यूज करते हैं। सो आर द एट्रीब्यूट दैट मूव्स अस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, यहाँ एक ऐसा बिहेवियर, क्या क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, तो ये फीडबैक के थ्रू इम्प्रूवमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिएटिंग एन एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। फीडबैक के थ्रू आप जो है ना एक एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जिसके थ्रू बच्चों की मोटिवेशन बढ़ रही है और खुद बच्चे इंप्रूव कर रहे हैं एंड देन पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्टिविटीज वगैरह में।
तो फीडबैक एंड मोटिवेशन का क्या आपस में कनेक्शन है? ठीक है। द रीजन अंडरलाइंग बिहेवियर, ये जो बिहेवियर है यानी जिसको आप इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए उस बिहेवियर को असल में चेंज करने के लिए कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए होती है। और फिर वो मोटिवेशन आपके फीडबैक के थ्रू भी आ सकती है। ठीक है, फीडबैक मिलता है और फीडबैक में बच्चे की आप प्रेज करते हैं, सपोज करें, और बच्चे को कहते हैं आप फर्दर इसको इस तरीके से इम्प्रूव करें, तो बच्चा जो है ना उससे मोटिवेशन लेता है। फिर मोटिवेशन ये है कि बच्चे की खुद की इंटरनल डिजायर्स होती हैं कि वो लर्न करे या इम्प्रूव करे। सपोज करें क्यूरियोसिटी या सेटिस्फेक्शन के लिए भी, तो उसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहेंगे। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात कहेंगे तो अब एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाएंगे, लाइक ग्रेड्स हैं कि बच्चे को कहते हैं कि भाई अच्छे ग्रेड्स आएंगे, आप पढ़ेंगे तो ठीक है आपको इनाम मिलेगा। और कभी कभी खौफ भी होता है बच्चों को कि पनिशमेंट ना मिले, तो इस वजह से भी मोटिवेशन डेवलप होती है ताकि हम पढ़ें। तो ये भी चीज़ है कि इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन किस तरीके से होती है। ये फीडबैक जो है ना पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा डिस्क्रिप्टिव फीडबैक होना चाहिए ताकि वो फोस्टर करे मोटिवेशन को। ठीक है, देट इज मोर सस्टेनेबल, क्योंकि जो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक है ना वही ज़्यादा सस्टेनेबल है, यानी ज़्यादा देर तक वही चल सकता है, उसके थ्रू वही हेल्प मिल सकती है। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव फीडबैक मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन को जो है टच कर रहा होता है, तो इसलिए हमेशा फोकस होता है कि डिस्क्रिप्टिव फीडबैक दिया जाए बच्चों को रादर देन इवैल्यूएटिव। जब ग्रेड्स वगैरह की बात आ जाती है तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाती है, फिर बच्चे की जो इंटरनल डिजायर होती है ना वो नहीं होती, वो जस्ट ड्रिवन बाय होती है एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है वॉश बैक इफेक्ट। अब वॉश बैक इफेक्ट क्या है? वॉश बैक इफेक्ट एक्चुअली ये है कि इम्पैक्ट दैट टेस्ट एंड असेसमेंट हैव ऑन टीचिंग एंड लर्निंग। ये जो इम्पैक्ट है ना टेस्ट का एंड असेसमेंट का टीचिंग एंड लर्निंग पे, या जो आप टीचिंग या लर्निंग इन क्लास में कर रहे हैं और फिर असेसमेंट वगैरह करवा रहे हैं, टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं, उसका क्या असर पड़ रहा है टीचिंग एंड लर्निंग पे? इधर असेसमेंट के थ्रू टीचिंग एंड लर्निंग इम्प्रूव हो रही है या असेसमेंट के थ्रू टीचिंग एंड लर्निंग नैरो हो रही है? तो ये जो इम्पेक्ट है ना, इसको वाश बैक इफेक्ट कहा जाता है इन एजुकेशनल पेडागॉजी या एजुकेशन में। सो फोकस ये होना चाहिए कि टेस्ट जो करें वो ड्राइव करे टीचिंग को। ठीक है, ये ना हो कि टीचिंग फॉर द टेस्ट हो, टीचिंग करें ताकि फिर बच्चों का एग्जाम लें, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि टेस्ट लें ताकि टेस्ट के थ्रू बच्चे इंप्रूव करें, ताकि टेस्ट के थ्रू फिर टीचिंग को इम्प्रूव करें कि कहाँ पे चेंजेस नीडेड हैं, कहाँ पे बच्चों को ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, कहाँ पे जो है ना कम फोकस रखना चाहिए। तो इसको जो है ना हम वॉश बैक इफेक्ट कर रहे हैं कि टेस्ट का इम्पेक्ट क्या है आपकी टीचिंग पे। तो कोशिश करें वॉश बैक इफेक्ट भी जो है ना पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। टेस्ट का इफेक्ट टीचिंग पे पॉजिटिव होना चाहिए, टीचिंग को इम्प्रूव किया जाए, नैरो नहीं किया जाए। सो पॉजिटिव वाशबैक क्या है? व्हेन टेस्ट इनकरेजेज अ गुड टीचिंग, जब टेस्ट जो है ना इनकरेज करे गुड टीचिंग को। ठीक है, सपोज करें स्पीकिंग टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, स्पीकिंग कंपटीशन वगैरह करवा रहे हैं, तो वो इनकरेज करता है स्पीकिंग प्रैक्टिस को क्लासेस में या इन स्कूल एनवायरनमेंट। तो ये एक अच्छा इम्पेक्ट है कि पॉजिटिव इम्पेक्ट आ रहा है कि बच्चे स्पीकिंग प्रैक्टिस में इनकरेज हो रहे हैं। नेगेटिव ये है कि आप टीचिंग ही इस वजह से कर रहे हैं कि ताकि टेस्ट ली जाए बच्चों से, तो इसका नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा? कि नैरो हो जाएगी, इसमें नैरिंग द करिकुलम है कि करिकुलम फोकस्ड किया जा रहा है सिर्फ असेसमेंट के लिए, टेस्ट के लिए, तो इस वजह से ज़्यादा फोकस दूसरी चीज़ों पे नहीं होता, ओवरऑल होलिस्टिक लर्निंग पे नहीं होता, तो इसके लिए इसको नेगेटिव वाश पे कहा जाता है। ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, जनरल एक टर्मिनोलॉजी थी, आप लोगों की नॉलेज के लिए रख दिया, क्योंकि कहीं पे कोई वर्ड आ जाए तो ऐसा ना हो कि वाश बैक इफेक्ट क्या है। वाशबैक इफेक्ट का सिंपल मकसद ये है कि टेस्ट का क्या इम्पेक्ट है या असेसमेंट का क्या इम्पेक्ट है टीचिंग एंड लर्निंग पे। अच्छा, अब टूल्स ऑफ असेसमेंट, हम असेसमेंट किन चीज़ों के थ्रू करते हैं? ठीक है, तो असेसमेंट जो है ना कुछ टूल्स के थ्रू की जाती है। टूल्स क्या होते हैं? मेथड्स फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन है, ठीक है, लाइक इसमें ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी आप असेसमेंट करते हैं, कुछ इंटरव्यूज के थ्रू करते हैं, कुछ आप क्वेश्चनियर्स के थ्रू करते हैं, कोई टेस्ट भी लेते हैं, या फिर बच्चों को प्रोजेक्ट वगैरह देते हैं, या ओवरऑल पोर्टफोलियो असेसमेंट भी करवाते हैं, या डायरीज वगैरह के थ्रू या बुक फेयर वगैरह के थ्रू भी आप असेसमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जनरल टूल्स हैं असेसमेंट के। इसमें जनरली देख रहे हैं फिर आगे इनको कि ऑब्जर्वेशन में क्या है। ऑब्जर्वेशन एक्चुअली एक्टिवली वाचिंग एंड रिकॉर्डिंग द स्टूडेंट एक्शन, जो स्टूडेंट्स के एक्शंस हैं या प्रैक्टिस हैं उनको आप एक्टिवली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, फिर उन बेस पे आप असेस कर रहे होते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन ओवर्ट भी होती है, कोवर्ट भी होती है। अब ओवर्ट एंड कोवर्ट क्या है?
ओवर्ट ये है कि एवरीवन नोज दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो सबको पता है कि आप उनकी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो इसको ओवर्ट ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। कोवर्ट ऑब्जर्वेशन का मतलब है ये है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं लेकिन किसी भी बच्चे को या किसी भी स्टूडेंट को आपका पता नहीं है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप मे बी ड्यूरिंग टीचिंग ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को ये पता नहीं कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, कि उनको आप असेस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कोवर्ट का मतलब है किसी को भी पता नहीं है। ये थोड़ा फिर एथिकल कंसर्न्स इसमें आ जाते हैं कभी कभी। जब छोटे बच्चों के तो क्लासेस में नहीं आते, जब बड़े क्लासेस में ऐसे ही ऑब्जर्व करने लग जाते हैं तो फिर थोड़े एथिकल कंसर्न्स रेज हो जाते हैं। अदरवाइज ओवर्ट जो है ना वो ऑब्जर्वेशन ज़्यादातर यूज़ होती है, जो कि बता के की जाती है कि भाई आप लोगों के ऑब्जर्व किया जाएगा क्लास में। अगर आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे, आप अगर अच्छे जो है ना क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको जो है ना अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे। अगर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में देखें हायर ग्रेड्स में तो सेशनल मार्क्स भी होती हैं। तो वो सेशनल मार्क्स इस बेसिस पे होती हैं कि आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है क्लास में, अगर आपका एटीट्यूड ओवरऑल लर्निंग बिहेवियर आपका सही है तो आपको जो है सेशनल मार्क्स अच्छी मिलेंगी। सो पार्टिसिपेंट वर्सेस नॉन पार्टिसिपेंट भी होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। टीचर ज्वाइंस इन और वाचेस फ्रॉम फार, तो ये चीज़ भी है। और डायरेक्ट पार्टिसिपेंट के साथ भी होता है कभी कभी, या फिर दूर से ही जो है जनरल देख रहा होता है, तो इसको भी पार्टिसिपेंट वर्सेस नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। इसके मेरिट्स क्या हैं ऑब्जर्वेशन के? ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट होती है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होती है, एंड देन नेचुरल सेटिंग में हो रही होती है, जहाँ पे टीचिंग एंड लर्निंग हो रही है वहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो ये किस मेरिट्स हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि इसमें भी टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम चाहिए, ठीक है। फिर कभी कभी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो है ना हमें समझ नहीं आते, कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो हम अपने हिसाब से सस्पेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा होता। तो ये भी इसके एक लिमिटेशन है या डीमेरिट है। देन क्वेश्चनर है। क्वेश्चनर में क्या होता है, रिटन क्वेश्चंस होते हैं, छोटे छोटे ओपन एंडेड या बड़े,